नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बीए थर्ड ईयर की फर्स्ट यूनिट में हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार एक वीडियो हाइपोथेसिस से जुड़ा हुआ हमने उपलब्ध करा दिया है। तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम हाइपोथेसिस की प्रकृति, कहने का मतलब है नेचर ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे और इसको हिंदी में प्राकल्पनाओं की प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं इन सब के बारे में। तो बच्चों जो प्राकल्पनाएं होती हैं वो किस तरह से हमारे अनुसंधान को प्रभावित करती हैं। प्राकल्पना को हम उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं बच्चों, और इसको इंग्लिश में हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, एक तरह का ये पूर्व अनुमान की तरह होता है कि हम जो करने जा रहे हैं उसको किस तरह से करेंगे और उसके क्या रूपरेखा रहेगी। ठीक है बच्चों, तो एक वैज्ञानिक तर्क संगत प्राकल्पना में निम्नलिखित मापदंड होने चाहिए। ठीक है बच्चों, मापदंड का मतलब मेजरमेंट क्या होगी, उसको कैसे कैसे व्यवस्थित करना है वो होनी चाहिए। जिसमें पहला है बच्चों, यह सार्थक समाजशास्त्री तथ्यों को सटीक रूप से प्रदर्शित करता हो। मतलब जब भी हम प्राकल्पना बनाएं तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हमारे समाजशास्त्रीय विचारधारा है, दृष्टिकोण है और जो विषय वस्तु है उसी के हिसाब से प्राकल्पना बनाएं। कि ऐसा नहीं करें कि सोशल साइंसेस की प्राकल्पना है और हम उसको साइंस के रूप में देखें, साइंस के बारे में बता दें, प्राकृतिक विज्ञानों के बारे में, तो उसका अध्ययन करना बच्चों संभव नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमारा जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है, जो समस्याएं, जो उसके सॉल्यूशंस हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएं। ठीक है, और सटीक रूप से प्रदर्शित करें। सटीक का मतलब है उसमें क्या है, ज़्यादा बढ़ाना कि मतलब कोई बिना सिर पैर की बात नहीं करें। जो उस घटना के बारे में जो चीज़ कही गई है उसको एक मौलिक रूप में प्रस्तुत करें कि भाई इसका आधार ये है, ये डॉक्यूमेंट है। जैसे बहुत सारी सरकार की रिपोर्ट होती हैं, समय समय पर आती हैं, वो माध्यमों के पत्रिकाओं, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलती हैं, है कि नहीं। तो उसी आधार पर हम बताएं जो भी प्राकल्पना बनाएं। आइए अगला पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा इसमें बिंदु है बच्चों, इसे अन्य अनुसंधानकर्ताओं के अनुभवों पर विचार करना चाहिए। पहले जब भी प्राकल्पना बना रहे हैं तो ये भी देखना चाहिए इससे पूर्व जो समस्या ली है, हम जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए किसी और दूसरे विद्वानों ने क्या कहा है उस पर, उनके क्या विचार रहे हैं उस, और वर्तमान पुराने ज़माने में उनके विचार क्या रहे हैं और आज की परिस्थितियाँ और काल क्या है, आज किस तरह की प्राकल्पनाओं की ज़रूरत है, किस तरह का शोध है उस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो आज के हालात क्या हैं उस हिसाब से प्राकल्पना बनाएं, जिसमें और पुराने समाजशास्त्रियों के जो रिसर्च हुए हैं उनका अध्ययन कर लें, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि हम जो प्राकल्पना बनाने जा रहे हैं उसकी आज प्रासंगिकता है कि नहीं। कभी कभी क्या है, जो हमारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिनका हमारे समाज में कोई योगदान नहीं, उनको भी अध्ययन करते रहते हैं। तो बच्चों इससे अच्छा है कि हम अध्ययन को करें नहीं। रिसर्च करने का मतलब होता है कि समाज के लिए हम कुछ नया कर पाएँ, और नया जब कर पाएंगे जब हम मेहनत करेंगे और पुराने रिसर्च को पढ़ेंगे कि आज कल तक इतना रिसर्च हो गया है, अब हम आगे इसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो और तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है इसका संबंध विज्ञान के अन्य विज्ञान क्षेत्रों के सार्थक विवरणों से होना चाहिए। कहने का मतलब है जब आप प्राकल्पना बना रहे हैं तो इसके देखो, जैसे सोशियोलॉजी के साथ साथ अन्य भी हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि बच्चों सोशियोलॉजी कैसा विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, तो इनका जो संबंध है वो अन्य विज्ञानों से भी, अर्थशास्त्र से भी है, हिस्ट्री से भी है, ज्योग्राफी से भी है और कल्चर संस्कृति से भी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमें दूसरा पक्ष भी देखना होगा कि वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिनका हम सोशियोलॉजी में बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोशियोलॉजी से जुड़ी समस्या, समाज से जुड़ी समस्याओं को समझने में बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों हैं इससे जुड़ी हुई। तो ये सब समझना है कि आखिर इनमें हमें करना क्या है। ठीक है, और कुछ अब मैं आपको कुछ प्राकल्पनाएं बताऊंगा जिनमें क्या क्या विचार हो सकते हैं आज के हिसाब से। तो बच्चों ये सब चीज़ें तो आपने समझ ली है। कुछ प्राकल्पनाओं का उदाहरण दूंगा मैं यहाँ, जो कि वर्तमान समाज में चल रही हैं। इनके आधार पर भी हम अपने अध्ययन में नए तथ्यों और विचारों को शामिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ
ठीक है। कुछ प्राकल्पनाएँ इस प्रकार हैं। प्राकल्पनाएँ बच्चों, प्राकल्पना को कभी कभी पेपर में उपकल्पना भी लिख के आ सकता है। आप ये मत सोचना कि सर ये तो तुमने पढ़ाया ही नहीं था, प्राकल्पनाओं या उपकल्पनाओं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर। कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊँगा। शून्य प्राकल्पना क्या है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है के उदाहरण। ठीक है, मैंने बताया था आपको प्राकल्पना पढ़ाने के दौरान कि जैसे कि हम शादी करने जा रहे हैं तो शादी से जुड़े हुए हम क्या बजट बना के चलते हैं कि इतना तो लगभग खर्च हो जाएगा, इतना एक्स्ट्रा में और रखते हैं, अगर हो सकता है महंगाई बढ़ी या कुछ ऐसा हुआ तो। वैसे ही जो समाजशास्त्र के अंतर्गत जब हम रिसर्च करते हैं और प्राकल्पना के बनाते हैं प्राकल्पनाएँ, तब पूरा अनुमान लगा के चलते हैं कि इसमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों में। ठीक है, तो बच्चों पहला एग्जाम्पल है शिक्षित महिलाओं के सामने पहला एग्जाम्पल है बच्चों, शिक्षित महिलाओं के सामने बच्चों विवाह के बाद, आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद सामाजिक समस्याओं के सामंजस्य की अधिक दिक्कतें आती हैं। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल है हमारा, प्राकल्पना है कि शिक्षित महिलाओं के सामने विवाह के बाद सामाजिक समस्याओं के समायोजन के अधिक समस्याएं आती हैं। लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा और ऐड करना है, शिक्षित महिलाओं के थोड़ा इसमें ऐड करना है कि अपेक्षा जो बच्चों शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा जो अशिक्षित महिलाएं होती हैं और उनके सामने विवाह के बाद जो सोशल एडजस्टमेंट है उसकी समस्या ज़्यादा आती है। ये बात, इसको अगर हम इस समस्या में अगर हम प्राकल्पना की प्रकृति जानने की कोशिश करेंगे तो क्या पाएंगे कि बच्चों शिक्षित महिलाएं जो होती हैं वो क्या है, उनकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो भी बेहतर होगी। पहली बात, उनका जो सामाजिक वातावरण होगा आसपास का वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा। जबकि अशिक्षित महिलाओं के सामने एक तो पढ़ने लिखने समझने की समस्या आती है, साथ साथ उनका जिस परिवार में रह रहे हैं तो वो गरीब परिवार होगा। गरीब परिवार के साथ साथ उनके पास संसाधन की कमी होगी। वो ऐसी कंडीशन में क्या है बच्चों, जब विवाह हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो किसी भी तरह की हो सकती हैं या पारिवारिक। तो उस कंडीशन में क्या है, जो एडजस्टमेंट है बच्चों, उसकी दिक्कत सबसे ज़्यादा किनको आती है, एडजस्टमेंट, समायोजन मान लो एक तरह से, या सामंजस्य बैठाने की स्थिति में उनको दिक्कत आती है। ठीक है, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तभी तो कहते हैं कि बच्चियों को अच्छे से शिक्षा दो, पढ़ाओ लिखाओ, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने और अपना बेहतर कल सुनिश्चित कर सकें। तो बच्चों इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने प्राकल्पनाओं की क्या जानी, हमने प्रकृति जानी। इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है जिस विद्यालय में वो पढ़ने जा रही हैं, महाविद्यालय में, वहाँ पे क्या है, वहाँ भी उनका इतना अच्छा माहौल नहीं। कभी क्या है बच्चों, हम पढ़ तो लिख जाते हैं लेकिन क्या होता है फिर भी हमारा जो मतलब आधुनिक तकनीकी युग है या आधुनिक बदलता हुआ समाज है उसमें हम अब एडजस्ट नहीं हुए। डिग्री भी है हमारे पास, पढ़ाई भी है, सब कुछ है, लेकिन जो वर्तमान चुनौतियाँ हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो इसमें क्या है बच्चों, जब मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया, इस एग्जांपल के कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यही होती है प्राकल्पनाओं की
प्रकृति। आओ हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बताया गया है कि उच्च वर्गीय मतलब हाई क्लास जो लोग हैं, हाई क्लास सोसाइटी के लोगों में निम्न वर्गीय लोगों की अपेक्षा कम बच्चे होते हैं। बच्चों ये व्यवहारिक ज्ञान है, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, समाजशास्त्री तो है ही है। आप समाज में क्या है बच्चों, जेंडर गैप का अध्ययन करते हैं तो उसके दौरान क्या पाएंगे आप, तुमने देखा हो जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो उनके यहाँ जो बच्चों की जो संख्या है वो कम पाई जाती है, 1-2 बच्चे होते हैं। जबकि आप निम्न वर्गीय समाज में जाएंगे तो कम बच्चे देखने को ज़्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका कौन कौन सी समस्याएं, इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं ये भी हमें जानना है। तो आप देखो जो उच्च वर्गीय जो समाज होता है या जो लोग होते हैं उनमें क्या है, अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, अच्छी आर्थिक रूप से भी बहुत सशक्त होते हैं और हर तरह से वो क्या है सक्षम होते हैं। उस कंडीशन में क्या है वो सीमित बच्चे पैदा करते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि हम उनके भविष्य के लिए अच्छे संसाधन नहीं जुटा पाएंगे और हमारी जनरेशन कैसी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, समाज में नाम पहचान। उसके लिए क्या है बच्चों बहुत सारे मतलब निवेश भी करना पड़ता। अब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे घर वाले क्या कर रहे हैं, आप में निवेश भी तो कर रहे हैं, इतना सारे सुविधाएं जुटा रहे हैं आपके लिए। वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे मतलब आपका पूरा डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, आपका व्यक्तित्व का विकास हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और निम्न वर्ग में क्या आता है, एक तो उन्हें खाने की भी समस्या, तो कुपोषित भी हो जाते हैं, स्वास्थ्य भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और अच्छे संस्थान में वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं, एक ये समस्या है। और एक समस्या है कि उनके पास मनोरंजन के साधनों का अभाव होता है और वो पूरे देश दुनिया के बारे में जागरूक नहीं होते। उस कंडीशन में क्या है उनके यहाँ बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, अगर और जो जितने बहुत सारे परिवार नियोजन के कार्यक्रम हैं उनका भी उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती जितना कि एक उच्च वर्गीय शिक्षित सभ्य और समाज को पूरी जानकारी पता। उनको तो जानकारी जब हो पाती है जब तक सब कुछ बहुत लास्ट में पहुंचता है उनके पास। जितनी भी चीज़ें बदल रही हैं समाज में वो निम्न वर्ग तक पहुंच से दूर भी होती हैं लेकिन बाद में पहुंचती हैं। आज के देखो कई साल पहले की बात करें हम तो क्या गरीब लोगों के पास मोबाइल वगैरह ये टेक्नोलॉजी सब कुछ था। लेकिन हाँ ऐसा है वर्तमान समय में चीज़ें आसान हुई हैं तो धीरे धीरे सब कुछ बदल भी रहा है, पर पूरी तरह नहीं कह सकते कि आज भी जो निम्न वर्गीय समाज है वहाँ कम बच्चे देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये तो रही हमारी क्या बच्चों हाइपोथेसिस की नेचर। बच्चों इसी तरह एक एग्जांपल और है वो उसको सुन लेते हैं आप। ऐसे ही सामाजिक एकता बढ़ने से आत्महत्या की दर कम होती है और सामाजिक एकता में कमी आ जाए तो जो आत्महत्या की दर है वो बढ़ जाती है। इसमें भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। बच्चों कोई भी व्यक्ति आत्महत्या क्यों करना चाहेगा? देखो आत्महत्या व्यक्ति जब करता है जब उसके ज़िंदगी के सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, समाज का दबाव ज़्यादा होता है, समाज में क्या कैरियर बनाने को लेकर और चाहे आजकल की जो आर्थिक भाग दौड़ है उसको लेकर बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। उसको लेकर क्या होता है व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। और क्या है बच्चों सामाजिक एकता में कमी। जब सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत होता है तो व्यक्ति पर क्या है पर नियंत्रण भी अच्छा होता है। नियंत्रण होगा तो व्यक्ति ऐसे नहीं गए। जैसे कि मान लो आजकल क्या है जैसे कि कोई गांव में, उस गांव में क्या हो रहा है कि बच्चों किसी जो दबंग व्यक्ति हैं वो एक मतलब कमज़ोर व्यक्ति को दबा रहे हैं और वहाँ पे क्या है वहाँ के जो लोग हैं वो उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहे। उस कंडीशन में क्या करेगा वो जो गरीब व्यक्ति है वो घर परिवार छोड़कर चला जाएगा और ज़्यादा ही परेशान किया जाए तो हो सकता है वो परिवार समेत कभी कभी तुमने देखा वो खबर में कि ट्रेन के नीचे आके परिवार ने जान दे दी, ये कर लिया वो कर लिया। ये सब चीज़ें समाज की वजह से होती हैं। अगर समाज में एकता हो तो चीज़ें आसान भी हो जाती हैं और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो बच्चों आज हमने क्या है आपको प्रकल्पनाओं की प्रकृति को समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी और आप आने वाले एग्ज़ाम या
और या इससे इसको क्या है, वो पुराने बच्चे भी देख सकते हैं, नए बच्चे भी देखते हैं, उनके भी अब कुछ मतलब एग्ज़ाम आने वाले सितंबर माह में, तो उससे दोनों लोग लाभ उठा सकते हैं। आप भी, नए बच्चे और पुराने बच्चे भी, दोनों ही लाभ उठा सकते हैं। और इस तरह से क्या है, हम आपको अच्छे से बता ही रहे हैं। और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे और आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।